अभिषेक जी, 1967 में पहली बार, 67 में पहली बार भारत की संसद में इस बीमारी के लक्षणों पर चर्चा हुई और चिंता हुई। 67 में, 67 में। और उसके बाद से ये हुआ कि भाई इस पर कुछ रोक लगे, चिंतन मनन होता रहा। 2 बार कोशिशें हुई, वो फलीभूत नहीं हो पाई। फिर खैर पूरा बता दिया राजीव गांधी के समय में क्या हुआ। आज हम लोग जो स्थिति देख रहे हैं, इसमें कुछ पेच गवर्नर राजभवन में रख के छोड़ दिए, कुछ पेच स्पीकर के हाथ में छोड़ दिए, और बाकी सबके जो बचे हुए पेच थे वो कोर्ट के पास छोड़ दिए। पहले, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं, पहले इस कानून में ये व्यवस्था थी कि सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न केवल स्पीकर ही हल करेंगे अंतिम रूप से, वो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने कह दिया कि भाई सुधा मिश्रा की सदस्यता गई तो गई, ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, मुंडे मतर भिन्ना, बड़े बड़े विद्वान वकील जुटे, तो फिर उन्होंने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, स्पीकर अपना फैसला सुना दे, लेकिन उसके फैसले के ऊपर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमारा रहेगा। हो गया काम पूरा। अब स्पीकर क्या करें? अभिषेक जी, यही हम देख रहे हैं सारे राज्यों में। जो बात कोच ने, अमिताभ ने कही थी, या पता नहीं आलोक पांडे ने, कि भाई 2/3 नहीं हो रहे, डोंट वरी, इस्तीफा लिखना शुरू करो सब लोग। नहीं बोले टुकड़ों में करा देंगे, क्या दिक्कत है, 6 महीने इंतजार कर लेंगे, तब तक मंत्रिमंडल बना के रखो कागज पे। अभिषेक जी। अमिताभ सर, पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय में मुझे शामिल किया। धन्यवाद जी। सर, पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन से चलता है। तो कोई कानून भी बनता है तो हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है, भारतीय संविधान ने हमें प्रदत्त की है कि कोई भी कानून बनने से पहले उस पर माकूल विचार होता है, समकालिक परिस्थितियों के बारे में विचार होता है, उसके दूरगामी परिणाम के बारे में विचार होता है, और वो कानून बनता है। आगे चल के उस कानून की रेलेवेंस क्या रह जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या रह सकती है, वो दूसरा पक्ष हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि दल बदल कानून की आवश्यकता पहली बार किसी को क्यों पड़ी होगी। मुझे लगता है कि इस पहलू पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे कि कार्यकर्ता का नैतिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका कार्यकर्ता नैतिक रूप से मजबूत होगा तो आपका दल नैतिक रूप से मजबूत होगा, और कल वो कार्यकर्ता विधायक सांसद बनेगा तो उसके जिस विचार के आधार पर वो राजनीति में आया है, जिस विचार के साथ, जिस दल के विचार के साथ वो जुड़ा है, क्योंकि दल भी एक वैचारिक स्वरूप भी है, एक प्रकार का लोगों का एक समूह है जो किसी विचार के साथ सुदृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके भारतीय लोकतंत्र में हमें लगता है कि उन लोगों की कमी होती चली गई जो राजनीतिक प्रतिबद्धता और नैतिकता, शुचिता पर आग्रह रखते हुए। इसके और कई आयाम पक्ष हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आजकल खबरों में, अखबारों में आपको मिलेगा, कहीं चुनाव है, इतना पेटी दारू पकड़ा गया, इतना पेटी बांटा गया। तो वो बांटने वाले कौन थे? वो लोकतंत्र को कमजोर करने कौन चले गए? आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर किसी दल विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि भस्मासुर जैसे कानून बनाने का श्रेय किसी एक दल को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश कानून ऐसे बना दिए जो अब उन्हीं के खिलाफ वो कानून इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर 2/3 लोग किसी भी, आज की परिस्थिति में भी, मैं ये नहीं कह रहा है कि कानून सही है गलत है, लेकिन आप समझिए कि किसी दल के 2/3 लोग उस दल के खिलाफ बगावत करने आ क्यों जाते हैं? आखिर वैचारिक की अस्थिरता उस दल के अंदर इतनी ज्यादा हो कैसे गई कि 2/3 लोगों को ही आपस में असहमति और सहमति के बीच का तारतम्य नहीं बना पा रहे हैं? तो ये जो परिस्थिति इस देश में आप इस कानून को लेकर देख रहे हैं। एक मिनट, ठीक अभिषेक जी, 1 मिनट समझिए। आपने बड़ी सैद्धांतिक बात कही, ठीक, अच्छी है। पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं वो भी अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं ही,
लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि पंडित जी का अपना आचरण कैसा है। मंत्र तो किताब में लिखे हैं, सब पढ़ी रहे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री थे भजन लाल। इंदिरा गांधी ने उनको फोन किया, बोले भाई भजन लाल या तो कांग्रेसी हो जाओ और नहीं तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर देंगे और तुमको जेल भी भेज देंगे। भजन लाल ने कहा माता जी इतनी सी बात के लिए काहे को नाराज हो रही हो, कल सुबह देखो कहां है विचारधारा, कहां है नैतिकता। इसका कोई मतलब है राजनीति में क्या भाई, किसी पार्टी में? देखिए सर, अजब बात कर रहे हो यार सब लोग। हमको भी लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं आप ही को मिलते, वो कहते हैं कि भाई साहब उधर से ये प्रस्ताव ऑफर है, बताओ आप क्या कहते हो, चला जाऊं, इधर कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं। ये एक साथ कई संभावनाओं पर पैर रख के चल रहा है आदमी, इसीलिए तो ये स्थिति बन रही। क्या ये नैतिक है कि 25 लोग 40 लोग एक एक करके इस्तीफा दे दे, बोले आप आओ? नहीं ना, वो लोग चुन के आए, एक बड़ी प्रक्रिया हुई, देश का पैसा लगा। उसी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सहमति बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उससे लेकिन वो समस्या बात नहीं कहां तक सुलझेगी, पहुंच, उससे समस्या नहीं सुलझेगी, नॉट एट ऑल ना। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं किसी, मान लो आप झारखंड में मान लो ऑपरेशन करना है तो एक राष्ट्र एक चुनाव हो, चाहे एक विश्व एक चुनाव हो, उससे झारखंड में ऑपरेशन को कौन रोक लेगा? आरपीएन भाई लगे हैं, ऑपरेशन हो सकता है, काम चालू है तो हो ही जाएगा। अमिताभ तिवारी गलत तो नहीं कर रहा, एक राष्ट्र एक चुनाव हो, चाहे एक विश्व एक चुनाव हो, उससे ये जो लूपहोल्स है इनमें कहीं कोई दिक्कत आती है क्या ऑपरेट करने में तिवारी जी? नहीं, उससे क्या मतलब, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2/3 लोग तो कभी भी जिस पार्टी से जीत करके आए हैं जा सकते हैं, या उससे कम अगर लोग जो चुन के आए हैं वो भी धीरे धीरे रिजाइन कर सकते हैं। तो उपचुनाव तो होंगे ना। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब थोड़ी है कि उपचुनाव जो बीच में हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर कोई सीट वेकेंट होगी तो उस पर चुनाव तो होना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो जो उपाय है वो है फिक्स टर्म ऑफ एमएलए एमपी, कि आप अगर 5 साल के लिए चुने गए हैं तो आप इस दौरान रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप किसी कारणवश, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है, रिजाइन करना चाहते हैं, जब बाइपोल होंगे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। या फिर जो ओरिजिनल चुनाव में बंदा जो सेकंड आया था आप उसको एमएलए एमपी घोषित कर, तभी तो लोग डरेंगे। अभी तो क्या उनको मालूम है, रिजाइन करो, 6 महीने बाद चुनाव होंगे, सरकारी दामाद है, हम और आप पैसे देंगे, चुनाव होगा, फिर जीत के आएंगे। यही समस्या है ना। और जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि दल बदल कानून होना ही नहीं चाहिए, और आपने जो एक एग्जाम्पल दिया इतना अच्छा, एक एमएलए एमपी की वजह से 60 चुनाव हो सकते हैं, तो 4000 एमएलए हैं, 2.5 लाख चुनाव हो सकते हैं। दल बदल कानून का अगर दुरुपयोग हो तो 4000 एमएलए हैं इंडिया में। जी हाँ। तो इसलिए फिक्स टर्म करना बहुत ही जरूरी है कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। रिजाइन करना चाहते हैं दोबारा मत आइए, क्योंकि आप रिजाइन कर रहे हैं ना, आप एमएलए नहीं बने रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, घर बैठिए। बिल्कुल बात अच्छी बात कही अमिताभ तिवारी ने। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा, इस विषय को भी एड्रेस किया जाना चाहिए कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे बड़े नेता हैं। क्यों भाई? एक जगह का पैसा आप जमा करो खेत बेच के, चुनाव का करिए, हमारे टैक्स पर ये गुलछर्रे क्यों उड़ाना चाहते हो भाई? बोले ने तबीयत थोड़ी सी मचल रही है तो 2 जगह से लड़ लें। अरे क्यों भाई, सिनेमा देखने आए हैं क्या आप? अपना घर मकान दुकान बेचिए, पैसा जमा कराइए और लड़िए दूसरी जगह से। फिर आप 2 जगह से जीतेंगे, फिर आप बाबू साहब तय करेंगे। बोले नहीं भाई, वो न उधर दूर पड़ता, इधर उधर कैंसिल कर दो, इधर वाला रखेंगे। उधर बोले उधर हम अपने लड़के को लड़ा देंगे बाई इलेक्शन में। अभिषेक बाबू, यही चल रहा ना?
देखिए सर, गरीब मैं को आपसे- रोटी नहीं, और नेता कर रहे कुलांचे मार रहे, कुर्ते में कलप देखिए सर, लगा घूम रहे हैं झमाझम। चुनाव ना हो गया, झुंझुना हो गया, उनकी जेब में पड़ा, जब चाहे वहां जहां बजा दिया। अभिषेक जी, इतना कठोर नेताओं के प्रति आपका ये जो दृष्टिकोण है, मैं आग्रह करूंगा इसमें थोड़ी सौम्यता लाइए, क्योंकि सारे लोग तो एक से नहीं हो सकते। आपकी बात कुछ लोगों पर अवश्य रूप से लागू होती होगी कि कुर्ता कड़क है, कुछ कर नहीं रहे हैं। बात मैं सहमत हूँ, क्योंकि आपको भी अनुभव है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूँ कि जो परिस्थिति दल बदल कानून और ये जो सब चर्चाएं आज हम लोग कर रहे हैं, उसकी परिस्थिति आन इसलिए पड़ी है कि क्षेत्रीय दलों का जो है, मैं फिर वहीं पर आऊंगा कि क्षेत्रीय दलों का कोई वैचारिक और नैतिक आधार नहीं है। वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए उनके मुखिया लोग वो निर्णय करते हैं, जो बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करते। कुछ लोग राजनीति में आए, विधायक चुने, किसी आग्रह से जुड़े, बाद में पता पाया कि वो आग्रह ठीक नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति उससे अलग होना चाहता है सात्विक भाव में, तो इसमें बुरा क्या है? ऐसा तो नहीं कि जो एंटी डिफेक्शन है वो इतना बुरा है कि अगर कोई अलग होना चाहता है तो उसे होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और हमारा साथी हमारे उसमें शामिल नहीं होना चाहता, वो अलग होना चाहता है, इसमें बुरा क्यों है? दूसरी बात मैं बता दूं, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस डिबेट में बैठा हूं, मैं ये पाता हूं कि मेरी पार्टी जब से बनी है 1980 से लेके अब तक, हमारे साथ ऐसे संकट नहीं आए कि 50 लोग चले गए, 100 लोग चले गए, 80 लोग चले गए। क्यों नहीं आए? मैं फिर वही कहता हूं कि वो बात सिर्फ मैंने आपको इसलिए नहीं की, वो सिद्धांत थी। उस सिद्धांत का, अनुशासन का पालन यहाँ हो रहा है। बाला साहब ठाकरे रहे तब तक शिवसेना नहीं टूटी, आज टूट रही है तो उसका कुछ कारण होगा। बाद में जब आप आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो नेतृत्व उस पार्टी का है, जो अध्यक्ष उस पार्टी का है, उसमें नैतिकता और मर्यादा का अखंड अभाव हो गया है, इसलिए लोग उसका साथ छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। मसला केवल जो अभिषेक ने कहा ना, वो अर्ध सत्य है। मसला केवल क्षेत्रीय दलों का नहीं, राष्ट्रीय दलों का भी है। मध्य प्रदेश में तो क्षेत्रीय दल था ही नहीं कोई। वहां जो खेला हुआ वो तो राष्ट्रीय में हुआ, वहां तो क्षेत्रीय के नाम की चिड़िया ही नहीं। मैं और भी 10 उदाहरण गिना दूं। जनता के वोट के बिना सरकार बनाने की महत्वाकांक्षाओं ने इस देश के लोकतंत्र के प्राण तत्व को संकट में डाल दिया। ये जान लीजिए, सरकार केवल जनता के अंगूठे से आनी चाहिए, उसके अलावा कहीं से नहीं आनी चाहिए। निष्ठा, वैचारिकता, फलान ढिकान कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातों क्या मतलब? हम भारत के लोग, हम तय करें, और वो सरकार चलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अजब अजब ढंग के प्रयोग आप अपने अंदर कर लेंगे। जो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा, जो पार्टी, वो हाउस में गए, अलायंस कर लिया, बोले जी चलो, कोई कानून तो रोक नहीं सकता उनको। जनता ने वोट दिया एक दूसरे के खिलाफ, वहां देखा नहीं गुरु सत्ता ऐसे नहीं मिलेगी, बोले ऐसे, बोले चलो फेविकोल लाओ, दोनों लोग पीठ में जोड़ो और खड़े हो जाओ। जैसे जुड़वा बच्चे नहीं पैदा होते वैसे। ये तरीका ठीक है क्या? ये अनैतिक नहीं है। एक दूसरे के ऊपर 100 आरोप लगाकर चुनाव लड़ते हैं आप लोग, और वहां जाके कहते हैं कि हमारी विचारधारा तो इनसे जन्म से पहले से मिल रही थी।